हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं हूं एसपी सिंह और आप मेरे साथ डिस्कशन करने चल रहे हैं सीटेट के एक और प्रैक्टिस सेट की। तो आइए विदाउट डिले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषयक मेमोरी सब्जेक्ट यानी सब रिलेटेड टू मेमोरी। क्लियर? कौन सी युक्ति है, टेक्निक्स है? एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। आप सबको पता है स्मृति की बात चल रही है, मेमोरी, याददाश्त की बात चल रही है। तो याददाश्त की जब बात करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा, याद शब्द ही मैच करेगा। वेरी गुड, आप सभी का सही है। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जब मैं राइट आंसर बोलता हूं तो बीच बीच में आप नाम ले लिया करो। तो आप सबको पता यार, ऑफलाइन की क्लास में भी मैं कभी अपना नाम आपको नहीं बताता हूं और कभी आपके नाम पूछे नहीं हमने। तो हाँ, ये जरूर है कि कल की क्लासेस में आप सबके परफॉर्मेंस अच्छे रहे। आज भी इस बात का ध्यान रखें और हम चाहते हैं कि जो चीज समझने बैठे हैं वही चीज समझी जाए। ठीक? सब्जेक्ट। तो इस बात को लेकर बहुत परेशान मत हो। कल अवनीश पांडे जी ने ये बात कही थी, तो अवनीश पांडे जी आपका प्रयास अच्छा रहा और बाकी बच्चों का भी प्रयास बहुत अच्छा रहा। पूजा गोला जी लगातार रिस्पॉन्स करती रही, तो बाकी सारे सब अच्छा कर रहे हो। सबके आंसर्स बहुत अच्छे थे। कुछ चीजें जो डाउटफुल रह रही थी, जो लोग बाद में जुड़ रहे थे उनके कुछ डाउट थे, शायद वो जल्दबाजी में आंसर कर रहे थे इसलिए ऐसा कुछ हो रहा था। आज फिर उसी तरह से सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो परेशान मत हो आप। ठीक है? आप सब अच्छे रिजल्ट लाएंगे, पास हो जाएंगे, तो सबके नाम याद रखूंगा और डिस्प्ले भी करूंगा। ठीक है? आप सबको मेरी तरफ से पार्टी होगी। तो पहले सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में हमारी मदद करती है उसे स्मृति विषयक युक्ति कहा जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन दिए गए हैं और इनसे संकेतिक कूट दिए गए हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। थोड़ा सा कंडीशन को समझने की कोशिश करना। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक हैं। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। पता है कि आदमी वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए ही जन्म ले रहा है। तो अगर हम कहें सही है तो प्रायोरिटी में देखने की कोशिश करते। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक हैं। बिल्कुल, अन्वेषक का मतलब खोजकर्ता, राइट? और बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए, बिल्कुल ये भी सही है। परिवेश आ गया यहां पर भी और पर्यावरण आ गया यहां पर भी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी है। अर्थ सृजित करते तो देखो, दो तो पर्टिकुलर आपके पॉजिटिव है ही हैं। अब बात करते हैं पहले कथन को, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता। तो बच्चों की सोच कैसी होती, वैज्ञानिक होती है, जीन प्याजे ने कही है, तो हम इसे भी सही मान लेंगे। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम है। बच्चे वयस्कों की तरह नहीं सोच पाते, बच्चा ये गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। पहला, दूसरा और चौथा आपका पहला विकल्प सही है। क्लियर? बच्चे वयस्कों की तरह नहीं सोच पाते हैं, आप सब समझ पाते हो। बच्चे अतार्किक रूप से चिंतन करते हैं जबकि बड़े तार्किक रूप से चिंतन करते हैं। बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं जबकि बड़े अमूर्त चिंतन करते हैं। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आपका तीसरा गलत है। ठीक है? 3 सही है। प्रायोरिटी में तो दूसरा और चौथा सही है, लेकिन दूसरे और चौथे का विकल्प कहीं नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे हो।
इसलिए तीसरा भी आ रहा है, तो दूसरा और चौथा यहां पर है, तो ये हमारा मैच करा, और तीसरा भी। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राशि ने बच्चों की अवधारणाएं क्या है, कॉन्सेप्ट्स के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं, जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम आप समझते हैं, अप्रोच। शिक्षण अधिगम की कौन सी अप्रोच है ये, राइट? कंठस्थीकरण पर केंद्रित है। कंठस्थीकरण याद करना गलत है ये। उपदेशात्मक उपदेश देना गलत है। बाल केंद्रित है, हम इसे सोच सकते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित गलत है। तीसरा बिल्कुल सही है, बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित अप्रोच, चाइल्ड सेंटर अप्रोच जो है वो कभी भी कंठस्थीकरण पर फोकस नहीं करती है, निर्देश देने उपदेश देने पर बात नहीं करती है, पाठ्य पुस्तक से अलग हटकर बात करती है, राइट? पाठ्य पुस्तक केवल पढ़ाई जा सकती है, सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक से अलग ही जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है, राइट? नाम आ गया वाइगोत्स्की का। सहायक खोज किस में सहायक है? सहपाठी सहयोग, संज्ञानात्मक द्वंद्व, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर, पुनर्वलन। तो वाइगोत्स्की की जब बात करते होंगे तो यहां की वर्ड है, याद रखना। वाइगोत्स्की की थ्योरी का की वर्ड है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो सहपाठी सहयोग आपका पहला बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है, कई बार ये पठन वैफल्य है, लर्निंग डिसेबिलिटी, उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? तो आप सबको पता, जिनको पढ़ने में कठिनाई है, सुनने में नहीं होगा, पढ़ने व लिखने में दोनों में हो सकता है, चित्र बनाने में बिल्कुल नहीं है, गतिशीलता में बिल्कुल नहीं है। तो राइट, आपका पढ़ने और लिखने में पठन, ये डिसलेक्सिक ऑर्डर आ जाएंगे आपके, डिसलेक्सिया से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप सबके आंसर सही हैं, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है, आप मेरे विकल्प में और आपके विकल्प में कहीं डिफरेंसेस आते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, और बीच बीच में अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दे, ताकि मैं इसे कंटिन्यू आगे बढ़ाता रहूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? बालक विकास के क्षेत्र पूछे जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प कहता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। दूसरा विकल्प कह रहा है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेदनात्मक। तीसरा विकल्प कह रहा है गामक, मोटर, जिसे मोटर बोलते हैं, मैं मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। तो प्लीज बताएं कौन सा सही होगा, बताएं। अच्छा बच्चा, जब इस टाइप के क्वेश्चंस की बात आए तो उसमें कुछ कीवर्ड है, उनको देखो। कभी आध्यात्मिक क्षेत्र आता नहीं है, तो पहला गलत हुआ। अब अगर हम कहें कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में ही पूरा का पूरा बाल विकास पढ़ा जा रहा है, राइट? तो मनोवैज्ञानिक को भी यहां क्रॉस कर दीजिएगा। इसके अंतर्गत आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, बिल्कुल ये सही है, फोर्थ वाला। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब किसके अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं? मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत ही अध्ययन किए जाते हैं। आप सबको पता, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, और तब बाल विकास की शुरुआत है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद, इंट्रोडक्शन कराने के जस्ट आफ्टर, मानस मंथन, ये क्या है? मानसिक चिंतन, मंथन चिंतन है, मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्न में से किसे समुन्नत करेगी, किसे एम्पावर करेगी?
रटकर सीखना गलत हो जाएगा। दृष्टिकोण जानना, हम सोच सकते हैं, दृष्टिकोण समझते होंगे आप, आइडियोलॉजी कह सकते हो या फिर विचार। समालोचनात्मक चिंतन बिल्कुल होगा, और खोजबीन। तो आपके ये 3 सही हो गए। अब देख लो कौन सा कूट सही हो रहा। दूसरा और तीसरा गलत है। ये पहला, तीसरा और चौथा, तो पहला तो गलत हो गया, इसलिए ये भी गलत है। पहला और चौथा गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा, फोर्थ इज राइट। क्लियर है? चौथा सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दावा, जिसे कथन कह सकते हो आप, तर्क कह सकते हो। स्टेटमेंट है ए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही। एक बच्चे के विषय में निर्णय लेने से पहले एक अध्यापक को आकलन और मूल्यांकन के बहुत सारे तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, तभी निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। तर्क कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य, देखो तर्क कह रहा मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना। बिल्कुल गलत है ये। अब ए और आर दोनों गलत हैं, आपका विकल्प गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, राइट। देखो आप, इस पर हम बिल्कुल सहमत हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों से गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो आपका सेकंड सही है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है, सजेस्ट करती है कि कक्षा अधिगम, क्लास रूम लर्निंग को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को आगे खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। सभी विकल्प देखते हैं। प्रत्येक 3 माह बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, गलत है ये। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित, बिल्कुल परीक्षा केंद्रित बात हो ही नहीं रही। आप देखते हो कि मैंने क्लासरूम में आपको नई शिक्षा नीति पढ़ाई है 2020, जिसमें बताया परीक्षाओं के बोझ से कम करना है, यानी परीक्षाओं का बोझ बहुत है बच्चों पर, उसको तो बिल्कुल कम करना। इसलिए स्कूली शिक्षा में कह सकते हो कक्षा 8 तक केवल 3 एग्जाम होनी है, कक्षा 3 में, कक्षा 5 में और कक्षा 8 में, बाकी कहीं एग्जाम है नहीं। तो ये भी होगा नहीं, परीक्षाएं कम की गई हैं। तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण बिल्कुल नहीं, आपका ए सही है और आप सबके सही जवाब हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अलीजा, जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, अलीजा एक लड़की है जिसका नियंत्रण केंद्र, कंट्रोलिंग सेंटर, इंटरनल है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी, प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य, अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह या पक्षपात समझते होंगे आप, प्रेजुडिक्शन, राइट। तो अगर हम इसे कहें 22 भी कह सकते हैं पूर्वाग्रह को, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर अध्यापक का तो कोई रोल ही नहीं है। प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य बिल्कुल नहीं। आंतरिक रूप से देखो, जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, इसका मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, वो अपनी योग्यता में कमी को जिम्मेदार ठहराएगी। वो जान लेगी कि मुझ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जिसे ADHD, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेगुलर सवाल बन रहा है आज की डेट में, आप देखते होंगे रेगुलर रिपीटेड सवाल है ये। वह को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली, कक्षा कौन सी बेहतर रहेगी? कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। हमें तो लगता है यही सही है, बाकी और देख लेते हैं। उच्च संरक्षण कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन, गलत होगा ये। कक्षा मौखिक अनुदेशन है तो फिर ध्यान ही नहीं दे पाएगा वो। कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन, ध्यान नहीं दे पाएगा। कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय, गलत है, ये सही है। यानी पहला विकल्प पहला सही है आपका ADHD के लिए। समझ पा रहे हैं इसमें बच्चा क्या करता है, विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, और ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसऑर्डर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य, देखो
गलतियों की बात की जा रही, मिस्टेक्स की। विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना, तो श्रेणीबद्ध करना त्रुटियों के विश्लेषण का काम नहीं है, समझिए आप। और योग्यता आधारित समूह में पृथक, गलत है ये काम नहीं। ये मापन में तो हो सकता श्रेणीबद्ध करना या फिर समूह बनाना। बच्चों की सोच चिंतन को समझना, बिल्कुल बच्चों की सोच गलती हुई कैसे, इसको समझा जा सकता है। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना गलत है। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने फटकारना भी गलत है। बच्चा दूसरा आपका सही है और आप सबका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें। मैंने आपको बताया था मोटिवेशन में कि मनोवैज्ञानिक ज्यादातर फोकस करते हैं, यानी सभी मनोवैज्ञानिक या पूरा का पूरा मनोविज्ञान ये मानता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा ही वास्तविक अभिप्रेरणा है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों में डर और चिंतन पैदा, डर की बात हो ही नहीं सकती है। उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। तो देखो, तुलना थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है निगेटिव हो सकता है। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद, आनंद पॉजिटिव है, अभिप्रेरित करना चाहिए। भौतिक पुरस्कार ठीक नहीं है, कभी कभी दिए जा सकते लेकिन हमेशा नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा आपकी जिज्ञासा से जुड़ी हुई है और आनंद, बिल्कुल तीसरा सही है आपका। ओके, आप मेरे साथ चलते रहिए। किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताएं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। हेतल घर में गुजराती बोलती है। हेतल एक लड़की का नाम है। घर में क्या करती? गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, प्रभाव, फ्लुएंसी है। उसके विद्यालय में निर्देश, इंस्ट्रक्शन का माध्यम हिंदी है। इंस्ट्रक्शन का माध्यम कैसा है भाई? हिंदी है। तो अब देखो, दो लैंग्वेज के बीच में आया। एक तो वो गुजराती में ठीक है और क्लासरूम में क्या चल रहा है? हिंदी चल रही है। वह यह भाषा जानती भी नहीं है। अब करना क्या चाहिए? तो आप देखेंगे जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आती है उसमें भाषा को लेकर बहुत बड़ा फैक्ट जो आता है वो बहुभाषिकता है। पहली चीज, हमें बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं। तो बहुभाषिकता पॉजिटिव होगा। एक तो गुजराती उसके पास है और दूसरा हिंदी में उसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। हिंदी वह जानती नहीं। तो अब इसके लिए करना क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? देखो विकल्प, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, गलत हो गया। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है, जो भी कुछ घर में सीखा है उसे भूल जाए, ऐसा असंभव है। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, पॉजिटिव है ये। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए, उस सेक्शन में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देशन का माध्यम अंग्रेजी, गलत है ये। थर्ड सही है, बहुभाषा, मल्टीलिंग्विज्म, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। एक कंडीशन, जब वो शिशु था, इन्फेंसी पीरियड में था, तब उसे मम्मी पापा के स्नेह से दूर रहना पड़ा। अब क्या है? बाल्यावस्था के आगे चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने के लिए साहस नहीं दिखा पाता है। जोखिम समझते होंगे आप, खतरा, रिस्क लेने के लिए अपनी हिम्मत नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? एक रूपता, व्यक्तित्व का मुद्दा, ये गलत है। एक रूपता तो होता, दोनों कंडीशन एक जैसी होती। आरंभिक यानी पहले कुछ और है और बाद में कुछ और है, तो इसे हम सोच सकते हैं। प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा यहां है नहीं। प्रकृति पालन पोषण मुद्दा बालक के विकास और वृद्धि को लेकर है। निरंतरता और अनिरंतरता, निरंतरता कंटिन्यूअसली है और ये स्टॉपेज है आपके, तो ये भी नहीं, आपका दूसरा सही है। आरंभिक पहली सिचुएशन और बाद की सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? प्रतीक क्या है बच्चा? यहां पर है भाषा, राइट।
प्रतीक क्या है? भाषा है। बिना भाषा के वो केवल संकेत करता रहता है। अब यहां देखो भाषा की बात हो रही है, तो भाषा का विकास 4 स्तरों में से दूसरे में होता है। आप सबको पता 2 से 7 वर्ष। अब देख लो कहीं मैच कर रहा होगा। मूर्त संक्रियात्मक काल, मूर्त आपका है 7 से 11 है। पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 है। उत्तर संक्रियात्मक काल, अगर हम कहें उत्तर संक्रियात्मक काल तो कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है, पूर्व तो है, तो यहां पर बात ही नहीं आएगी। प्राक तो हो सकता था, प्राक ये रहा, और एक था इंद्रिय, ये है आपका औपचारिक, ये है आपका लास्ट वाला 11+ वाला। तो दूसरा सही है पूर्व संक्रियात्मक काल। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंडर, जन्म के समय, जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है। जेंडर आप समझ पा रहे हैं? जेंडर के बारे में हमने 2 चीजें बताई हैं। ये जेंडर पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा है आपकी? अब तो यहां कहना ही नहीं है। जेंडर आपका, मैंने क्लास में भी आपको बताया, जब हम हिंदी में होते तो कंफ्यूजन होता है। लिंग, लिंग को 2 भागों में बांट लेते हैं हम, एक सेक्स और एक जेंडर। तो जेंडर हमेशा सामाजिक है और ये आपका जैविक है। तो यहां तो जेंडर ही लिखा गया, इसका मतलब सामाजिक, सलिंग जिसे कहा गया। तो जन्म के समय निर्धारित होता है, गलत है ये। सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, बिल्कुल यही सही होगा। सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। एक आंतरिक गुण है, बिल्कुल नहीं। अगर यहां पर सेक्स होता तो मैं मान लेता। आनुवांशिक विशेषताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, बिल्कुल ये भी गलत है, आपका दूसरा सही है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। प्रश्न कैसे लगे आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। कहीं कोई डाउट तो नहीं रहता, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सबको। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई जारी रखिएगा।